हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्मेनिया और अज़रबैजान, जो दो देश हैं एशिया के, इनके बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है दोस्तों वो कैसे बढ़ गया। ठीक है, संघर्ष की इन दोनों देशों के बीच में दोस्तों पूरी एक कहानी है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा अगर वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आप लोग को समझा दूंगा कि आखिर ये दोनों देश इतना ज़्यादा दुश्मन कैसे बन गए, इनके पीछे कारण क्या था दोस्तों, और कौन सी वो जगह है जिसके लिए ये अर्मेनिया और अज़रबैजान दो देश जो हैं वो लड़ रहे हैं। और तो और अगर कोई कोई भी दोस्तों आप ले लें, दुनिया में कोई भी जो दो देश लड़ते हैं तो उसमें बड़ी जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप इन्वॉल्व हो जाती हैं अपने अपने हित के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर रशिया किसकी तरफ है और जो तुर्की के तुर्की के राष्ट्रपति हैं, सॉरी, ये किसकी साइड हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पहले समझेंगे कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है दोस्तों, और टर्की और रशिया का रोल क्या है इसमें, और जिस जगह पे ये लड़ाई हो रही है, ठीक है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा विद मैप। आप लोग अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आप लोग को सारी क्लियरिटी हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, देखिए ज्योग्राफी मतलब भूगोल हमें क्या बताता है कि पृथ्वी पर लगभग 190 से ज़्यादा देश हैं दोस्तों। ठीक है, और इतिहास हमें बताता है कि जब से मानव सभ्यता दोस्तों विकसित हुई है ना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे सभ्यता विकसित होती गई है, तो कोई ना कोई देश, कोई ना कोई सभ्यता मिटने के कगार पर खड़ी हो जाती है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, और उसका रीज़न दोस्तों क्या होता है, जो सभ्यता या कोई देश मिटने के कगार पर होता है उसका रीज़न सिंपल से देखिए होते हैं। कोई राजनीतिक कारण हो गया, या फिर आर्थिक कारण हो गया, या फिर कोई जो महान शक्तियाँ हो गई जैसे यूएसए हो गए और रशिया इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि सीरिया और अफगानिस्तान में हुआ था। आप वेनेजुएला ले लें, दक्षिण अमेरिका की जो कंट्री है, उसका भी ऐसा ही हाल हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इस समय हम बात करेंगे किसकी, अर्मेनिया और अज़रबैजान की, जहाँ पर युद्ध का मैदान क्या बन गया है दोस्तों, नगार्नो जो काराबाग का एरिया है दोस्तों, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर इन्वॉल्व कौन कौन है, यूएसए तो बहुत कम हद तक इन्वॉल्व है, यहाँ पर मेनली दो कंट्री इन्वॉल्व है। कौन सी, तुर्की और रशिया। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पर तुर्की क्या काम कर रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सपोर्ट में है अज़रबैजान के। ठीक है, और रशिया किसके सपोर्ट में है, वो है अर्मेनिया के। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग समझेंगे कि उनके हित क्या है दोस्तों, एक आपस में सपोर्ट करने के। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मुद्दा है ना दोस्तों, इसको मैं पूरी तरीके से अगर रिलेट करूं भारत पाकिस्तान के मुद्दे से, तो ये गलत नहीं होगा। आप लोग भी अगर सोचेंगे कि भारत पाकिस्तान के मुद्दा जो चल रहा है, युद्ध का मुद्दा जो हो जाता है कभी कभी, वो किस चीज़ को लेकर है, जो कश्मीर का इशू है दोस्तों, उसको लेकर है। तो यहाँ पर भी वैसा ही रीज़न है। अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो लड़ाई है दोस्तों, वो किस रीज़न को लेकर है, वो नगार्नो काराबाग का जो एरिया है, अभी मैं इसको मैप में दिखाऊंगा आपको, वो उस एरिया को लेकर है दोस्तों। ठीक है, जैसे कश्मीर में लोग वहाँ पर कहते हैं कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि इस एरिया के जो लोग हैं दोस्तों, वो अर्मेनिया में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अज़रबैजान को ये मंजूर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए एक बार मैप में देख लेते हैं इस एरिया को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों भारत। ठीक है, अगर हम इससे सेंट्रल एशिया की तरफ चलें, ये हैं सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़। ठीक है, इससे अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे, अभी मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर दो कंट्रीज़ हैं जिनकी बात कर रहे हैं इस समय हम। कौन सी हैं, अर्मेनिया और अज़रबैजान। ये दोस्तों 1991 से पहले किसका पार्ट थी, यूएसएसआर का। ठीक है, जिसे हम आज का रशिया कहते हैं। ठीक है, और रशिया उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ इसको मैप में दिखाने की, तो देखिए रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यहाँ से लेकर उसका पूरा दोस्तों वो एरिया था। ठीक है, रशिया का। तो आप देख सकते हैं जब 1991 में दोस्तों रशिया का विघटन हुआ था, तब कितने देश आज़ाद हुए थे, लगभग 15 देश आज़ाद हुए थे, उनमें ही ये दो देश थे। तो ठीक है दोस्तों, और दो देश जो थे इसमें ही जोसेफ स्टालिन जो थे रशिया के, उन्होंने बड़ी चालाकी से इसमें इन दोनों देशों में एक हिस्सा उसको काट दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नगार्नो काराबाग। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। ठीक है, तो ये दोनों देश यहाँ पर हैं। ठीक, कहाँ पर, अभी बताया मैंने, इसको जूम करके दिखाया जाएगा इसको आपको, जिससे आप लोग अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हैं ये दोनों देश। तो दोस्तों, ये जो जगह है ना यहाँ पर जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये तो अपनी जगह है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अगर एग्जाम पर्पज से हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैस्पियन सी भी है, ब्लैक सी भी है, और अगर हम इधर जाएंगे तो ये है हमारा भूमध्य सागर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी जो है उससे किन किन देशों की बॉर्डर मतलब टच होती है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम्ड मैप है, ये है अर्मेनिया दोस्तों, ये अज़रबैजान है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो इसका हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये भी अज़रबैजान का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज़रबैजान क्या किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो इसका आंसर दोस्तों यस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अज़रबैजान जो है वो टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है लगभग 18 किलोमीटर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो दोस्तों जिस कारण विवाद है तो वो ये हिस्सा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नगोर्नो काराबाख हिस्सा जो है, एरिया है, ठीक है, ये अर्मेनिया है। तो ये किसके अंडर, अज़रबैजान के अंदर, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना वो है अर्मेनिया की, मतलब क्रिश्चियन, और अज़रबैजान जो दोस्तों है वो मुस्लिम बहुल कंट्री है, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, और अर्मेनिया जो है वहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब ये देखिए आप लोगों को कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान वाला मतलब मुद्दा समझ में आ रहा होगा, हूबहू उसके जैसा ही है दोस्तों, और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। और इन दोनों देशों की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके बीच में इतने ज़्यादा संबंध खराब हैं कि आप लोग देखिए इसे समझ सकते हैं। जैसे आपको अर्मेनिया से अगर अज़रबैजान जाना है तो आप अंदर से ऐसे नहीं जा सकते, कहीं पर कोई ऐसा रूट नहीं है कि फ़्लाइट नहीं है। आप अगर जाना चाहें तो जॉर्जिया के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यह आलम है कि अगर कोई टूरिस्ट भी अगर एक देश से आता है तो उसे सीधे दूसरे देश में नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम, अर्मेनिया और अज़रबैजान की, ठीक है। इन दोनों देशों का अगर कश्मीर कौन बना हुआ है, वो कश्मीर बना हुआ है दोस्तों, कौन सा एरिया, ये है नगार्नो काराबाख जो एरिया है दोस्तों, वो कश्मीर बना हुआ है इन दोनों हिस्सों के बीच में, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ आर्ट शाक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ आर्ट शाक, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों दूसरा मैप है जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अज़रबैजान है दोस्तों, ये है अर्मेनिया। अब यहाँ पर देखिए जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है ना दोस्तों, वो अज़रबैजान टेरिटरी है, ऑक्यूपाइड बाय अर्मेनियन मिलिट्री फोर्स, ठीक है दोस्तों। ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑरेंज वाला पूरा एरिया है, और जो ग्रीन कलर का ये छोटा सा एरिया देख रहे हैं आप ना, ये अर्मेनिया टेरिटरी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्यूपाइड बाय किसका, मिलिट्री फोर्सेस हैं यहाँ पर अज़रबैजान की मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। और जो ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये रेड वाला, ये पूरा, ये कौन सा एरिया है, ये है नगार्नो काराबाख। और जो ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये है टेरिटरी ऑफ नगार्नो काराबाख, कौन सी, ऑक्यूपाइड बाय, ये अज़रबैजान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि द लार्जली माउंटेन्स एंड फॉरेस्टेड नगार्नो काराबाख होम फॉर सम 1,50,000 पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कितने, लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं इस जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बना हुआ है, कौन सा, अज़रबैजान और ये अर्मेनिया के बीच में दोस्तों, ठीक है। और अर्मेनिया की बात करें तो ये कौन सा, क्रिश्चियन है दोस्तों, और यहाँ पर है जो अज़रबैजान है दोस्तों वो है मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का असली रीज़न क्या है, अगर इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देखें जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ऊपर ऊपर का तो आप लोगों ने समझ लिया कि इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, ऐसा रीज़न है, वैसा है, जो भी आपने सुना होगा। लेकिन अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें दोस्तों तो देखिए कश्मीर की जैसी स्थिति तो मैंने बता ही दी है, और यहाँ का कश्मीर कौन सा बना हुआ है एरिया, वो है नगार्नो काराबाख दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अर्मेनिया और अज़रबैजान दो है ना, वो 1918 से 1921 के बीच दोस्तों, कब से कब तक, 1918 से 1921 तक ये दोनों दोस्तों एक तरीके से आज़ाद थे, ठीक है। अगर बात करें ऑटोमन एम्पायर, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जो वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट स्टार्ट हो रहा था तब वो ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, तो उसके अंडर में था, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी की थी, जो अर्मेनिया में क्रिश्चियन थे उनको मतलब लाखों की संख्या में मार दिया गया था, जिसे हम लोग अर्मेनिया जेनोसाइड कहते हैं, जिसको टर्की दोस्तों रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता है, ठीक है। टर्की उसको मानता ही नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो इसने ऐसा मतलब इतनी निर्दयतापूर्वक किसकी हत्या की थी, जितने भी वहाँ पर अर्मीनियन लोग थे। वो न मानने के उसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि जो उस समय का ऑटोमन एम्पायर था ना, वो आज का एक तरीके से सक्सेसर कह सकते हैं हम लोग टर्की को, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा नहीं मानता है। तो अगर आगे बात करें हम लोग कि आज़ादी के बाद जब इन लोगों की 1921 के बाद जब लोग आज़ाद हुए थे दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल मतलब दुश्मनी ऐसी कोई थी नहीं, ठीक है। और पहला विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था तो ट्रांसकॉशन फेडरेशन नाम का एक हिस्सा दोस्तों 3 देशों में विभाजित हो गया था, ठीक है। कौन सा एरिया जिसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन नाम का हिस्सा। तो दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था फर्स्ट वाला, जब ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से हार गया था, पराजित हो चुका था उस समय, मतलब उसकी ताकत पूरी तरीके से कम हो गई थी। तो उसके बाद दोस्तों बात करें तो 1918-19 के बीच में तो अर्मेनिया और अज़रबैजान आज़ाद तो थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों युद्ध खत्म होने के बाद ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन नाम का एक हिस्सा जो है वो 3 भागों में विभक्त हुआ था। उसमें 3 देश कौन से थे, अर्मेनिया, जॉर्जिया
और अज़रबैजान। ये याद रखिएगा कि ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन में 3 देश जो आज़ाद हुए थे उनका नाम था जॉर्जिया, अर्मेनिया और अज़रबैजान, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों कि इन दोनों देशों के बीच में पहले अगर ज़्यादा अच्छी दुश्मनी नहीं थी तो दोस्ती भी उतनी अच्छी नहीं थी दोस्तों। ये पूरा किया कराया किसका काम है दोस्तों? ये रशिया के जो जोसेफ स्टालिन थे ना, इन्होंने मतलब ये पूरा कांड करा दिया था इनका। ये जो एरिया है इसको विवादास्पद बनाकर इन दोनों देशों के बीच में ऐसे स्थिति इन्होंने बना दी थी कि जिसका भुगतान इनको आज प्रेजेंट टाइम में करना पड़ रहा है। तो दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, मैंने बताया कि ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन नाम का हिस्सा बना, तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या था कि 1922 कब से लेके 1922 से 1991 तक, ठीक है दोस्तों, ये पीरियड आप लोग याद रखिएगा, 1922 से 1991 तक, जब तक कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया था तब तक ये दोनों देश इसके पार्ट थे यूएसएसआर के, ठीक है। और जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे दोस्तों, तब जोसेफ स्टालिन ने किया क्या था कि अज़रबैजान के बीच में एक छोटा अर्मेनिया बना दिया था दोस्तों, जिसको हमने अभी मैप में दिखाया था, जो नगार्नो काराबाख एरिया है दोस्तों, उसको एक छोटा अर्मेनिया का हिस्सा बना दिया था, ठीक है, जिसको हमने बताया आपको। और कारण क्या उन्होंने दिया था? क्योंकि इस हिस्से में सबसे ज़्यादा अर्मेनिया लोग रहते थे, ठीक है, इसलिए इसे बनाया गया था। अब देख सकते हैं आप कि अर्मेनिया एक अलग से देश था दोस्तों और अज़रबैजान यहाँ पर था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक जो एरिया बना दिया गया था नगार्नो काराबाख का, उसमें अर्मेनिया की आबादी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों जब अर्मेनिया और अज़रबैजान यूएसएसआर का हिस्सा थे ना, यूएसएसआर का, तो जोसेफ स्टालिन, जिनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, उन्होंने किया क्या कि छोटा सा एक अर्मेनिया बना दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आज, नगार्नो काराबाख, जिसको लेकर आज पूरा विवाद है। तो जब उन्होंने इस छोटे से एरिया को बना दिया, अब बनाने का उनके पीछे मकसद ये था कि इस एरिया में मतलब जो लोगों की संख्या थी वो कौन लोग ज़्यादा रहते थे? अर्मेनियन लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है, ईसाई लोग मतलब कि वहाँ ज़्यादा रहते थे, ठीक। तो जब ये एरिया बन गया तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों उस टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्थिति जो थी, ठीक जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए थे ब्रिटेन ने किए थे दोस्तों, वैसे ही रशिया ने इन दोनों मतलब रशिया और अज़रबैजान और अर्मेनिया का टुकड़ा किसने कर दिया था? इसने, रशिया ने कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों जब जोसेफ स्टालिन ने ये चीज़ की थी, ऐसा काम किया था उन्होंने, तो मतलब लोगों की ये सोच थी कि अज़रबैजान में ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अज़रबैजान में छोटा अर्मेनिया इसलिए बनाया गया है ताकि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है दोस्तों उसे अपनाया जा सके, ताकि अर्मेनिया जो है दोस्तों वो सोवियत यूनियन के साथ रहे। और इतना इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए और चैलेंज ना कर सके, क्योंकि उस समय यूएसएसआर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था दोस्तों। तो उन्होंने ये चीज़ इसलिए की थी कि आपस में ही उलझे रहें और हम लोग अपनी पॉलिसी आराम से चलाते रहें दोस्तों, ठीक है। और जो कुछ मतलब इतिहासकार हैं वो ये भी कहते हैं कि इसलिए बनाया जा सके ताकि जो टर्की है दोस्तों उसको कम्युनिस्ट बनाया जा सके। तो दोस्तों 1980 से 90 के दशक में हुआ क्या, जब ये काम जोसेफ स्टालिन ने कर दिया दोस्तों, तो नगार्नो काराबाख के लोग अज़रबैजान की सरहद का हिस्सा होते हुए भी दोस्तों होना क्या चाहते थे? अर्मेनिया के होना चाहते थे, क्योंकि अज़रबैजान में दोस्तों मुस्लिम बहुल देश था, क्योंकि वहाँ पर टर्क पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और अर्मेनिया में कौन से लोग थे? अर्मेनियन लोग थे। तो 1990 के दशक की शुरुआत में दोस्तों जो यूएसएसआर था उसका मतलब एक तरीके से अंतिम समय आ गया था, जो डिसइंटीग्रेट होने लगा था दोस्तों, ठीक है। उसके खात्मे के समय नगार्नो काराबाख के लोग जो दोस्तों थे खुद को एक तरीके से रिपब्लिक घोषित कर दिया, ठीक है दोस्तों, घोषित कर दिया। पर ये सिर्फ जो था उनके द्वारा माना गया एक तरीके से कदम था, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो उस समय ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि नगार्नो काराबाख ने मतलब उसको एक तरीके से माना जाए, ठीक है। किसका हिस्सा? अर्मेनिया का, क्योंकि उसे अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता था, ठीक। तो ये काम किसने किया? नगार्नो काराबाख ने। तो दोस्तों जब ऐसा काम हुआ ना, नगार्नो काराबाख ने किया, तो अज़रबैजान उस टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से गुस्सा हुआ, नाराज़ हुआ, उसने इस चीज़ को माना ही नहीं। और उस समय 1990 के दशक में अगर बात करें तो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में मतलब एक तरीके से जंग छिड़ गई दोस्तों, ठीक है। दोनों देश में भीषण लड़ाई हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कम से कम कितने लोगों की मौत हुई? 30,000 लोगों की मौत हुई है उस युद्ध में, ठीक है, जो 90 के दशक में हुआ था इस नगार्नो काराबाख को लेकर, ठीक है। और ये पार्टीशन के समय के कत्लेआम जैसा ही था दोस्तों, जब हज़ारों अर्मेनिया और अज़रबैजान छोड़कर मतलब अर्मेनिया चले गए थे और हज़ारों अज़रबैजानी जो थे वो अर्मेनिया छोड़ आए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से।
और 1995 में दोस्तों आर्मेनिया ने क्या किया कि नगार्नो काराबाग का जो एरिया है दोस्तों ना, उसको अपने कब्जे में लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के जो एक हिस्सा है ना दोस्तों, उसके अपने हिस्से में मतलब कब्जा कर लिया था, उसी तरीके से आर्मेनिया ने भी नगार्नो काराबाग का जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोनों देशों में सीज़ फायर अग्रीमेंट हुआ। ठीक है, और नगार्नो काराबाग ने खुद को रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख बना लिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, क्या बना लिया, रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख बना लिया। अभी अगर बात करें, अभी नगार्नो काराबाग या आर्टसाख मतलब अनैतिक तौर पर आर्मेनिया के कब्जे में है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दोस्तों वो अज़रबैजान के हिस्सा मानती है नगार्नो काराबाग को। पाकिस्तान तो आर्मेनिया को दोस्तों देश ही नहीं मानता है, बाकी सारी कंट्री उसे रिकॉग्नाइज़ करती हैं, लेकिन पाकिस्तान और टर्की की मित्रता की वजह से पाकिस्तान जो है वो आर्मेनिया को मानता भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट ट्रिगर्ड द करंट क्लाइसिस, मतलब करंट में मतलब क्या हुआ अभी हाल ही में। तो दोस्तों देखिए, दोनों तरफ की जब सीज़ फायर का उल्लंघन जैसे भारत और पाकिस्तान की तरफ होता है ना, तो वैसा ही सेम हूबहू यहाँ भी हुआ। 2016 में तो दोस्तों पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक वॉर के हालात बन गए थे। कई बार अज़रबैजान के जो फौजी हैं दोस्तों, उन्होंने कहा था कि हम नगार्नो काराबाग का जो एरिया दोस्तों उसको फ़ौज के बल पर हासिल कर लेंगे। जिस प्रकार कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है ना, उसी तरह नगार्नो काराबाग में आर्मेनिया की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, जैसे पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को एक अलग देश नहीं बनाया, वैसे ही स्वघोषित रिपब्लिक होने के बाद भी नगार्नो काराबाग को किसी भी देश ने एक अलग देश नहीं माना है, यहाँ तक कि आर्मेनिया ने भी नहीं माना है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये जो इन दोनों के बीच के रिलेशन है, जो इनके बीच की जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं लैंड को लेकर, वो लगभग सेम ही है, लगभग सेम क्या हूबहू वैसी ही है दोस्तों। ठीक है, जिस तरह अगर बात करें कि भारत का साथ अमेरिका और पाकिस्तान का साथ चीन देता है, वैसे ही आर्मेनिया का साथ कौन देता है दोस्तों, आर्मेनिया का साथ रशिया देता है, और टर्की किसका साथ देता है, टर्की देता है अज़रबैजान का साथ। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जिस एरिया में, जिस रीजन में ये सब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके मतलब सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब कोई देश इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे अब टर्की इसमें कूदा है, रशिया इसमें कूद गया है, तो उस एरिया की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों हम आपको अगर मैप में दिखाएँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो अज़रबैजान का बाकू एरिया है ना दोस्तों, यहाँ पर मतलब कई ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन गई है ना, यहाँ पर इस पाइपलाइन के थ्रू कई सारी यूरोपियन जो कंट्री हैं वहाँ पर सप्लाई होती है पेट्रोलियम की, गैस की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से जो ऑयल और ये जो नेचुरल गैसेज हैं, इनका जो सप्लाई है वो बाधित होगी। तो कई सारे देश ये कह रहे हैं, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, कई सारे देशों का ये कहना है कि आप यहाँ पर हालात को काबू में रखें और बातचीत से इस मसले को सुलझाने का प्रयास करें। फ्रांस की बात करें कि फ्रांस का देखिए यहाँ पर एक ये रोल है, क्योंकि आर्मेनिया यहाँ पर ये क्रिश्चियन कंट्री है, फ्रांस में मैक्सिमम जो लोग रहते हैं ना, वो फ्रांस में आर्मेनियन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए फ्रांस किसका सपोर्ट कर रहा है, आर्मेनिया का। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाइपलाइन देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, देखिए बाकू, तबिलिसी, सीवान ऑयल पाइपलाइन, ये सारी पाइपलाइन जो हैं ये बाकू से, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी सारा रिसोर्स है, ऑयल गैस हो गई और नेचुरल रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर है। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि टर्की का क्या रोल है, ठीक है, तो टर्की देखिए जब 1990 के बाद से ही, जब नगार्नो काराबाग ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, उसके बाद से ही वो अज़रबैजान के पूरी तरीके से खुले फेवर में। ठीक है, और टर्की जिसको मैंने बताया कि ऑटोमन एम्पायर का सक्सेसर है, ऑटोमन एम्पायर ने 1.5 मिलियन जो आर्मेनियन थे उनको जेनोसाइड किया था। ठीक है, तो टर्की तो ये मानता भी नहीं। अगर और बात करें कि टर्की और आर्मेनिया के रिलेशन दोस्तों किस हद तक ख़राब हैं, तो आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए दोस्तों, ठीक है, एशिया में आप कहीं भी घूमने गए, मान लीजिए आप जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान है, यहाँ पर आप घूमने गए। ठीक है, पहले आप आर्मेनिया या अज़रबैजान में से किसी भी एक देश में घूम आए, उसके बाद होगा क्या, देखिए मान लीजिए आप अगल बगल के जो देश हैं आप वहाँ पर घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो आप आर्मेनिया के थ्रू अज़रबैजान नहीं जा सकते। ठीक है, आपको कहाँ से जाना होगा, आपको घूम कर जाना होगा जॉर्जिया के थ्रू, क्योंकि ना कोई रोड कनेक्टिविटी है, ना कोई एयरलाइंस दोनों देशों के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक दोनों देशों के बीच में रिलेशन ख़राब हैं दोस्तों। और टर्की और अज़रबैजान के रिलेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। ठीक है, उन दोनों के कल्चरल टाइज बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक, और उन दोनों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी दोस्तों होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि रशिया का क्या रोल है, रशिया के मतलब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस।
तो अगर बात करें दोस्तों हम कि रशिया किसके फेवर में, मतलब रशिया कहाँ पर खड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो देखिए रशिया के दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी एक देश की बात करें चुनना हो रशिया को, तो ऑब्वियसली वो चुनेगा किसको, अर्मेनिया की, क्योंकि रशिया के ऊपर अर्मेनिया बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि रशिया की आप लोग देख सकते हैं कि आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता है, और अर्मेनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता है वहाँ से, नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें वहाँ से मंगाता है, ठीक। और एक रीज़न है कि 2010 में इन दोनों के बीच में एक पैक्ट मतलब साइन हुआ था, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट, जिसके थ्रू होगा क्या कि मान लीजिए अर्मेनिया पर अटैक होता है तो रशिया उसमें खुद जैसे इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाटो संगठन आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी भी कंट्री पर हमला होता है तो नाटो की कंट्री सारी मिलकर उस कंट्री पर अटैक करेंगी, ठीक है। तो ये रशिया का यहाँ पर रोल है अर्मेनिया के साथ, ठीक है। बाकी जो हथियार की सप्लाई है वो दोनों देशों को करता है रशिया। और रशिया के लगभग कितने सैनिक, रशिया के लगभग दोस्तों 5000 सैनिक जो है ना दोस्तों, वो अर्मेनिया के बेस कैंप में मौजूद हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रशिया और अर्मेनिया की दोस्ती कितनी अच्छी है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में आखिर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और क्या रीज़न है दोस्तों। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें कई लोगों की मारे जाने की आशंका है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ अपडेट होगी तो उससे एक नया वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।